हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम, योर टीचर फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग, एंड आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या होता है, उसका प्रोसेस हमने डिटेल में समझा है। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी तीनों एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, ये वाले कंसेप्ट भी हमने पढ़े हैं। एंड अब बारी है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन की। एक अकेला व्यक्ति पूरा काम तो नहीं कर सकता, इसलिए वो अपना वर्क डेलीगेट करता है, और इसलिए तो कंपनीज लोगों को हायर करती हैं, इसलिए तो एम्प्लॉय कम्युनिटी बनी है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले टेक आउट योर कंसेप्ट रजिस्टर एंड राइट द हेडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, कि डेलीगेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, वो हम सीखेंगे आज के लेक्चर में। हाई एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। हम आपको तैयारी करवाते हैं सीबीएसई बोर्ड की एंड कुछ अदर स्टेट बोर्ड्स की भी। वी प्रोवाइड यू फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, एंड अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स में कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स का एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की तैयारी आपको करवाते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, वो एक फ्लो चार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। फर्स्ट, डेलीगेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। सेकेंड, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। थर्ड, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। फोर्थ, facilitates organizational growth. Fifth, basis of management hierarchy. Sixth, better coordination. And seventh, reduces the workload of managers. ठीक है, तो ये complete flow chart है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। Let's take an example. मान लीजिए कोई कंपनी है, इस कंपनी में एक मैनेजर है, ये 1 पर्सन कंपनी है, ठीक है। अब 1 पर्सन कंपनी, आपको पता है, एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है जो कि पूरा काम करता है, ठीक है। और कोई सबऑर्डिनेट, कोई हायरार्की कुछ नहीं होती, बस ये सोल प्रोप्राइटरशिप का ही एडवांस वर्जन है जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्लास 11th में आप पढ़ चुके हो कि ओपीसी क्या होता है, 1 पर्सन कंपनी, ओके। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1 पर्सन कंपनी है। अब ये 1 पर्सन है रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है। अब इनके पास एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया। अब इस पर्सन को अपनी बिजनेस के लिए 5 प्रॉपर्टीज चाहिए थी, वो भी मिनिमम उनके पास केवल 20 डेज थे ये फिगर आउट करने के लिए 5 प्रॉपर्टीज। अब ये व्यक्ति अकेला था, ठीक है, और इसको सब कुछ खुद ही करना है। रेगुलर ऑपरेशंस भी मैनेज करने हैं, डे टू डे जो वर्क आता है वो भी मैनेज करना है, एंड ये न्यू प्रोजेक्ट भी मैनेज करना है, ठीक है। अब डे 1 था जिसमें इसने प्रॉपर R&D करी, अपनी प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट निकाली, प्रॉपर्टीज़ उसको सूट हो रही हैं या नहीं वो सब देखा, प्रॉपर R&D उसने करी, बट एक्चुअल में प्रॉपर्टीज़ देखना अभी चालू नहीं किया था। डे 2 आ गया जिसमें क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एम्प्लॉयज़ रिज़ाइन करके चले गए क्योंकि सैलरी लेट पे हुई थी, यानी जो स्टाफ मेंबर्स थे, प्यून हो गए, है ना, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं थे, वो अकेला व्यक्ति था, है ना। जो क्लीनिंग स्टाफ था और प्यून थे वो रिज़ाइन करके चले गए क्योंकि इसने उनको सैलरी लेट पे की थी। तो उसको ये भी था कि ऑर्गेनाइजेशन अनक्लीन दिखेगी तो कैसे होगा, गार्ड चले गया, साफ़ सफाई वाली आंटी चली गई, और इसको ये सब भी दिक्कतें थी, ठीक है। अब उसके साथ साथ उसको फूड मैनेज करना था, अपना सब कुछ उसे खुद ही मैनेज करना था, कोई एम्प्लॉय नहीं था उसकी ऑर्गेनाइजेशन में। डे 3 आ गया जब उसने एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ देखना चालू किया इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और प्रॉपर्टीज़ देखी तो उसमें से केवल डे 5 तक 2 ही प्रॉपर्टीज़ फिक्स हो पाई, ठीक है, एंड काम कंप्लीट नहीं हो पाया। अब आपने क्या देखा कि पूरा भार इस अकेले व्यक्ति के ऊपर था, क्योंकि ये डेलीगेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी कंपनी क्या है, 1 पर्सन कंपनी है, इसके पास उतने फंड्स नहीं है कि वो और एम्प्लॉयज़ को हायर करे, ठीक है। इसकी 1 पर्सन कंपनी, अकेला ही व्यक्ति है जो बिजनेस चला रहा है। एंड ये कॉन्ट्रैक्टर जो है, जो आया था
कि आप 20 डेज में मेरे को ये 5 प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करना है, ये नहीं कर पाया। 5 डेज में ही इसने हार मान ली कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज प्रॉपर्टीज़ और मैं क्रैक ही नहीं कर पा रहा उसकी डील्स, है ना। 3rd 4th डे उसे पता चल गया था कि उससे ये काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम एंड इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ R&D, लॉट ऑफ मीटिंग्स विथ डिफरेंट पीपल, एंड उसको खुद उस डेवलपर, उस कॉन्ट्रैक्टर को लेके जाके दिखाना पड़ेगा, सर ये प्रॉपर्टी है, ये समझ में आई, आपको टाइम लगता है इस सब चीज़ों में। एंड अगर इसके पास टीम होती, मान लीजिए ये 1 पर्सन कंपनी नहीं होती, ये कोई एक प्राइवेट कंपनी होती और ये अकेला व्यक्ति नहीं होता, मतलब इसके पास और भी एक कंप्लीट हायरार्की होती, ठीक है। तो इसके साथ 2 और लोग होते, उनके अंडर में डिपार्टमेंट मैनेजर्स होते, है ना। एक जो R&D डिपार्टमेंट से होते, एक जिनको प्रॉपर्टीज़ की परचेज की पूरी डिटेल्स पता हो, प्रॉपर्टी डिटेल्स, एक जिन्होंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स का आउटले बना के रखा हो, एक जो क्लाइंट्स के साथ डील करते हो एंड उन्हें प्रॉपर्टीज़ दिखाने ले जाते हो, ठीक है। अब इनके अंडर में भी लोग हैं जो इनका सबऑर्डिनेट वाला वर्क पूरा करके दे रहे हैं, वो भी लोग हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि अगर वो कॉन्ट्रैक्टर आया कि 20 दिन में मुझे 5 प्रॉपर्टी चाहिए, तो इनके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टीज रेडी हैं, ठीक है, क्योंकि पहले से ही R&D कंप्लीट हो चुकी है। और क्लाइंट्स को जो दिखाने वाली टीम है वो जाकर उनको दिखा लाएगी प्रॉपर्टीज, फटाफट विद इन 5 डेज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ इफ एंड बट्स होते हैं तब टॉप लेवल मैनेजर्स आएंगे एंड उनको समझाएंगे कि ये प्रॉपर्टीज हैं, इसकी प्राइजेस में ये नेगोशिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, इफेक्टिव मैनेजमेंट होती है डेलीगेशन से। जब हम काम डिवाइड कर देते हैं सिवाय बजाय खुद हैंडल करने के, तो क्या होता है, मैनेजमेंट अच्छी होती है, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट। फिर एम्प्लॉय डेवलपमेंट, हर एम्प्लॉय का पर्सनल लेवल पे डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे R&D वाला उस एरिया में एक्सपर्ट होता जा रहा है, प्रॉपर्टी डिटेल्स उस एरिया में एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट भी हो रहा है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जितनी डील्स क्रैक करते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स उनको उस डील का 2% देते हैं, तो मोटिवेशन भी है काम करने का कि प्रॉपर्टी का 2% जो कमीशन है उसका 2% मिल रहा है। फिर फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, अब यहाँ पर क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर की डील को क्रैक कर पाए और उसको टाइम पर प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर पाए, तो यस यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ हो रही है, कमीशन आ रही है, ओके। नाउ बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सबऑर्डिनेट यानी सुपरवाइजरी लेवल खुद बे खुद हायरार्की बन गई। और ये हायरार्की कैसे बनी, डेलीगेशन से बनी। बेटर कोऑर्डिनेशन, काम डिवाइडेड है तो वर्क बेटर कोऑर्डिनेटेड है एंड रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। यहाँ इन तीनों को क्या करना है, बिजनेस डेवलप करने के बारे में सोचना है, ना कि क्लाइंट्स को हैंडल करना है। उन्होंने क्लाइंट्स को ले आए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हैंडलिंग कौन करेगी, उनकी टीम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। सो समझ में आया एग्जाम्पल्स के थ्रू। बिजनेस स्टडीज स्टूडेंट्स बहुत ही कंसेप्चुअल लेक्चर है और इसमें बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक्स होते हैं, आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है, वो फटाफट समझ में आ जाता है, ओके। नाउ इफेक्टिव मैनेजमेंट, फर्स्ट जो हमारी हायरार्की थी, जो फर्स्ट हमारी फ्लो चार्ट थी, उसमें देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन में फर्स्ट वाला इफेक्टिव मैनेजमेंट, उसको अपन समझने जा रहे हैं। तो फर्स्ट, इन डेलीगेशन प्रोसेस मैनेजर्स पास द रूटीन वर्क टू द सबऑर्डिनेट सो दे आर फ्री टू कंसंट्रेट ऑन अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स। जो मेरे एग्जाम्पल में था कि वो अपनी बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, क्लाइंट को हैंडल करेंगे उनके सबऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पर रूटीन वर्क किसको दे दिया है, सबऑर्डिनेट को, और वो किस पे फोकस कर रहे हैं, अपने इंपॉर्टेंट बिजनेस मैटर्स पे, ठीक है। सो इससे क्या हो रही है, मैनेजमेंट इफेक्टिव तरीके से हो रही है। नाउ द मेन जॉब ऑफ मैनेजर इज टू गेट द वर्क डन effectively by delegating the authorities and responsibilities. Managers can get the work done effectively and efficiently from the subordinates. Effectively मतलब काम खत्म होना, efficiently मतलब कम से कम रुपए में optimum utilization of resources होके काम खत्म होना, ठीक है। सो ये हो गया effective management। इसमें क्या क्या keywords हैं, let me underline for you. In the delegation process, managers pass the routine work to the subordinates so that they are free to concentrate on the important matters, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि द मेन जॉब ऑफ द मैनेजर इज टू गेट द वर्क डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स,
ठीक है, बाकी का बीच का आप स्किप भी कर सकते हो, बट यस जो लाइंस मैंने अंडरलाइन की हैं ये थोड़ी सी लाइंस इंपॉर्टेंट है। आप इस वाली लाइन को कट शॉर्ट करके लिख सकते हो कि डेलीगेशन प्रोसेस मैनेजर्स पास non-core work and focus on core works. Pass or delegate. Non-core work and focus on core work. ठीक है, तो नॉन कोर वर्क जो है वो दे सकते हैं, यानी कोई और अगर उस काम को कर सकता है तो वो सबऑर्डिनेट्स को दे सकते हैं। कोर वर्क यानी बिजनेस डेवलपमेंट पे वो फोकस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कोर वर्क हो गया बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है, और नॉन कोर वर्क हो गया परफॉर्मिंग सेल्स। तो सेल्स मैनेजर को भी अपन दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पॉइंट को लिख सकते हो अपनी कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ employee development. So employee development, as a result of delegation, employee get more opportunities and have the opportunity to utilize their talents. तो importance of delegation में second आता है अपना employee development. अब जब work delegate होता है किसी subordinate को, वो subordinate obviously organization का employee है, अगर वो अच्छा काम करके देगा तो वो उसका development होगा, उसको जो work assigned है वो उसमें अपनी creativity, अपनी skills को show कर सकता है, and ये बता सकता है कि वो stand out करता है अपनी crowd से जो उसके साथ में फेलो वर्कर्स हैं, ताकि उसको प्रमोशन, एक्स्ट्रा चांसेस, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज मिल सके। ओके, सो इट अलाउज देम टू डेवलप दोज स्किल्स विच हेल्प देम परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क। डेलीगेशन हेल्प इन मेकिंग बेटर फ्यूचर मैनेजर्स बाय गिविंग देम टू चांस टू यूज देयर स्किल्स, गेन एक्सपीरियंस ऑफ वर्क रिलेटेड टू हायर जॉब पोजिशन। ठीक है, तो मान लीजिए कि टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, इन्होंने सेल्स मैनेजर को बोला कि प्रोडक्शन वगैरह सब हम हैंडल कर लेंगे, आपको कुछ भी करके सेल्स 1000 यूनिट्स इंक्रीज करनी है। ठीक है, अब क्या हुआ कि 5 वर्कर्स में सेल्स मैनेजर ने ये टास्क डिवाइड किया और उन 5 वर्कर्स के अंदर फर्दर 5 वर्कर्स थे। ठीक है, तो इस तरह से टास्क डिवाइड हुआ ताकि 1000 यूनिट्स का जो सेल्स है वो कंप्लीट हो पाए। ठीक है, एंड इसका लिए जो टाइम पीरियड गिवन था वो था 1 मंथ। ठीक है, एंड यहाँ पर एक वर्कर था, ठीक है, इसने सेल्स कैसे परफॉर्म करी, इसने जो प्रोडक्ट है उसकी जो एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी कंपनी ने बना रखी है, इसने बहुत सारे सोशल मीडिया पेजेस एंड बहुत सारे लोगों को अप्रोच करना चालू किया ऑनलाइन। बाकी वर्कर्स क्या कर रहे थे, बैठे हुए थे कि वो लोग वहाँ से जब ऑर्डर्स प्लेस होंगे तब हम फर्दर जो है वो सेल्स करेंगे, और थोड़ी बहुत कॉलिंग वर्क कर रहे थे। ठीक है, डेटा के अकॉर्डिंग जो कंपनी ने ही उनको प्रोवाइड किया था। पर ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्प्लॉय था जिसने क्या किया, अपने स्किल्स अप्लाई किए डिजिटल मार्केटिंग के एंड उसको प्रमोट किया इस प्रोडक्ट को। एंड देन ना सिर्फ उसका जो टारगेट 500 यूनिट्स उसको बोला गया था, ना सिर्फ वो, उसने 1000 यूनिट्स की सेल्स करके दिखाई अकेले ने। बाकी सारे वर्कर्स उससे बहुत जेलस फील कर रहे थे कि तूने ये क्यों कंप्लीट किया, हमारा भी अब नाम हाईलाइट होगा कि हम नहीं कर पाए। तो उन्होंने बोला दैट इज योर फॉल्ट, आई वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई सेल्फ, टू प्रूव माई स्किल्स ऑफ सेल्स। तो डिजिटल मार्केटिंग टूल को टूल का यूज करके उसने अपनी सेल्स बढ़ा ली। ठीक है, अब ये लाइमलाइट में आ गया एंड यहाँ पर जो ये मैनेजर था, जो इसका सुपीरियर था, इसको ये दिख गया, इसने ये चीज़ यहाँ पर सेल्स मैनेजर को कम्युनिकेट की कि मेरा एक सब वर्कर है जो वहाँ पर इस तरह से उसने सेल्स करी कि 1000 यूनिट्स की सेल हो गई जो किसी की भी नहीं हुई। एंड इन्होंने इसको बताया एंड नेक्स्ट टाइम उसको सेल्स मैनेजर बना दिया गया। ठीक है, और इस तरह से उसका प्रमोशन हुआ। सो आपने क्या देखा एम्प्लॉयज डेवलपमेंट के बारे में इस एग्जाम्पल के थ्रू कि डेलीगेशन हेल्प इन मेकिंग बेटर फ्यूचर मैनेजर्स बाय गिविंग देम चांसेस टू यूज देयर स्किल, गेन एक्सपीरियंस ऑफ वर्क रिलेटेड टू हायर जॉब पोजीशन। ठीक है, डेलीगेशन से ही ये हुआ है। अगर ये व्यक्ति डेलीगेट नहीं करता वर्क को तो क्या कभी ये आगे बढ़ पाता, अपना वर्क दिखाकर नहीं बढ़ पाता, बाकी वर्कर्स की तरह ही बैठा रहता। ठीक है, तो डेलीगेशन हुआ तभी उसको ये मौका मिला
कि मैं अपना काम जो है वो दिखा पाऊँ, मैं लाइमलाइट में आ पाऊँ, ठीक है, लोगों को पता चले कि मेरे अंदर एक्चुअल सेल्स स्किल्स हैं, ठीक है, उससे क्या हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ। ओके, सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस। नाउ स्टूडेंट्स, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो अब देखिए उस एम्प्लॉय ने क्या किया, 4 चांद लगा दिए सेल्स में, 1000 यूनिट्स की सेल कर दी उसने अकेले ने, तो बाकी एम्प्लॉयज क्या हो गए, मोटिवेट हो गए कि अच्छा इसका प्रमोशन हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है, ठीक है, तो उससे वो भी काम करने लगे। सो इन डेलीगेशन व्हेन द मैनेजर इज शेयरिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी विद द सबऑर्डिनेट, इट मोटिवेट्स द सबऑर्डिनेट एज दे डेवलप फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। जैसे मेरी बॉस अगर मुझे कोई काम दे रही है कि प्रियंका प्लीज हैंडल दिस, तो मैं ये समझ रही हूँ कि वो मेरे पे भरोसा करती हैं, उन्होंने मेरे को ये काम इसलिए दिया क्योंकि मैं इस काम के लायक हूँ, मुझे बिलोंगिंगनेस फील हो रही है, मैं मोटिवेटेड हूँ कि उन्होंने भरोसा किया है तो मुझे काम अच्छे से करके देना है, ठीक है, और साथ साथ में मेरा प्रमोशन होगा, मेरे को सैलरी अच्छी मिलेगी अगर मैं अच्छा काम करके दूंगी, तो पैसा भी एक मोटिवेशन फैक्टर होता है। ओके, एंड ट्रस्ट विच इज शोन टू देम बाय देयर सुपीरियर्स, सम एम्प्लॉयज कैन बी मोटिवेटेड बाय सच काइंड ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो रिस्पेक्ट देने से भी मोटिवेट होते हैं, जो कि नॉन फाइनेंशियल है, बट कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जिनको मनी मोटिवेट करती है, ठीक है। सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयज यू कैन से, एंड देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एज वेल, जिनको दोनों चाहिए, रिकॉग्निशन भी चाहिए एज वेल एज मनी भी चाहिए। नाउ फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। सो डेलीगेशन कैसे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को फैसिलिटेट कर सकता है। So in the process of delegation, when the manager are passing their responsibility and authority to subordinate, they keep in mind the qualification and capability of subordinate. जब वर्क डिवाइड हो रहा है तो वो 2 चीज़ देखते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स। फर्स्ट वो देखते हैं कि सबॉर्डिनेट की क्वालिफिकेशन क्या है, और सेकंड वो देखते हैं कि वो कितना काबिल है, कैपेबिलिटी क्या है। इससे क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क होता है, और ये स्पेशलाइजेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। मान लीजिए कोई नॉन टेक डिपार्टमेंट वाले पर्सन को हमने ऐप डेवलपमेंट वाली टीम में डाल दिया, क्या वो काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए वर्क डिवाइड करते वक्त अगर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ देखनी है तो 2 चीज़ें देखनी पड़ेगी, फर्स्ट क्वालिफिकेशन, सेकंड कैपेबिलिटी, और उस हिसाब से काम को डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो पाए। ओके स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो को लाइक करो अगर अभी तक नहीं किया हो तो। नाउ लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 5, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। सो अब आपने देखा था एग्जाम्पल में कि यहाँ पर एक प्रोडक्शन मैनेजर है, इसको बनानी है 20 मशीन्स, और इस प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर 5 मैनेजर्स हैं, 4 मैनेजर्स हैं, सॉरी, सब मैनेजर्स जो 5 मशीन्स बनाने वाले हैं, ठीक है। एंड प्रोडक्शन मैनेजर को ये काम दिया है टॉप लेवल मैनेजर ने, है ना। तो आपने क्या देखा कि जैसे डेलीगेशन हुआ तो एक हायरार्की बन गई। हायरार्की कैसे बनी, आप खुद ध्यान दीजिए। हायरार्की ऐसे बनी स्टूडेंट्स, ये है टॉप लेवल मैनेजर, ठीक है, अब ये है मिडिल लेवल मैनेजर, डिपार्टमेंट का मैनेजर है ना प्रोडक्शन मैनेजर, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, मिडिल लेवल मैनेजर। ठीक है, और अब ये जो है ये एक्चुअल प्रोडक्शन कर रहे हैं मशीन्स का, तो ये कौन से मैनेजर हो गए, ये हो गए लोअर लेवल मैनेजर्स। ठीक है, समझ में आई बात। तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, तो ये क्या बन गई, हायरार्की बन गई एक। सो डेलीगेशन एस्टैब्लिशेस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप व्हिच इज द बेस फॉर हायरार्की ऑफ द मैनेजमेंट, व्हिच इज द बेस फॉर हायरार्की ऑफ मैनेजर्स। द एक्सटेंट ऑफ पावर डेलीगेटेड टू सबऑर्डिनेट डिसाइड्स हु विल रिपोर्ट टू whom and the power at each job position and फॉर्म्स द मैनेजमेंट हायरार्की। ठीक है, तो लोअर लेवल मैनेजर रिपोर्ट करेगा मिडिल लेवल मैनेजर को, एंड मिडिल लेवल मैनेजर रिपोर्ट करेंगे टॉप लेवल को। यानी रिपोर्टिंग कैसे हो रही है, अपवर्ड, और डिसीजन कैसे फ्लो हो रहा है, डाउनवर्ड। समझ में आया आपको ये वाला पॉइंट। ओके, सो इसके भी अच्छे से वीडियो पॉज करके आपको नोट्स बनाने हैं, सारे पॉइंट्स के, ना सिर्फ इसके, सारे पॉइंट्स के, सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से नोट डाउन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं पॉइंट नंबर 6, बेटर कोऑर्डिनेशन पे। सो बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है,
आपस में मिलके काम करना, एक दूसरे से हर चीज़ कोऑर्डिनेट करके चलना एंड लड़ाई झगड़े नहीं करना, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन इन डेलीगेशन, सिस्टमैटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इज डिवाइडेड एंड एम्प्लॉयज आर मेड आंसरेबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें बोल दी इनने फर्स्ट लाइन में। फर्स्टली उन्होंने बोला अकाउंटेबिलिटी, फर्स्टली उन्होंने बोला अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थर्ड उन्होंने बोला अकाउंटेबिलिटी, है ना। अथॉरिटी, नेक्स्ट था रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। तीनों एलिमेंट्स डेलीगेशन के फर्स्ट लाइन में ही एनश्राइंड है। दिस सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क गिव्स क्लियर पिक्चर्स ऑफ वर्क टू एवरीवन एंड देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड क्लैरिटी इन ड्यूटीज असाइंड एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिलेशनशिप्स ब्रिंग इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब क्योंकि काम प्रॉपरली डिवाइडेड है, टॉप लेवल मैनेजर्स से मिडिल लेवल पे एंड मिडिल लेवल से लोअर लेवल पे, तो क्या हो रहा है, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो रहा है। एंड यहाँ पर क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही कोऑर्डिनेशन की वजह से, फर्स्ट ड्यूप्लीकेशन नहीं हो रहा एंड सेकंड कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं और ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं मतलब बेटर कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ठीक है। बेटर क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो दिस लीड्स अस टू दिस टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं पॉइंट नंबर 7, रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। जैसे मैंने 1% कंपनी का एग्जाम्पल दिखाया था कि अगर वो प्रॉपर्टीज ढूंढने जा रहा था तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भार था, उसने थर्ड डे पे ही गिव अप कर दिया था। बट अगर एक प्राइवेट कंपनी जिसमें प्रॉपरली वर्क डेलीगेटेड है, वो लोग इस बिजनेस को टेकअप कर रहे थे, यानी इस क्लाइंट का वर्क हैंडल कर रहे थे, तो वो प्रॉपरली हो पाया बिकॉज वहाँ पे मैनेजर्स का वर्कलोड रिड्यूस हो गया, ठीक है। वहाँ पे एक प्रॉपर टीम थी हर काम के लिए, R&D, प्रॉपर्टी की जो रिसर्च है, जो बाइंग है, क्लाइंट मैनेजमेंट, हर चीज़ के लिए एक अलग टीम थी। सो दैट्स वाई वहाँ पर क्या हो पाया, मैनेजर्स का वर्कलोड जो है वो रिड्यूस हो पाया, ठीक है। नाउ इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है AXW प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि AXW प्राइवेट लिमिटेड के जो ओनर हैं वो खुद एक मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, ठीक है। इनके साथ इनकी वाइफ है जो को फाउंडर है, ठीक है। अब ये दोनों क्या हैं, अकेले ही बिजनेस को हैंडल करते हैं, इनके नीचे ज़्यादा हायरार्की नहीं है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी मिनिमम 2 ही लगते हैं। सो इनके पास सफिशेंट लोग थे जो एक प्राइवेट कंपनी ओपन कर सकते हैं। सो अब क्या हुआ, ये दोनों अकेले वर्क हैंडल कर रहे थे। अब इनके पास एक बिजनेस है जिसकी मार्केटिंग का वर्क है, एक बिजनेस है जिसकी मार्केटिंग का वर्क है, एक पर्सन है जिनका एक ब्रांड है जिसकी मार्केटिंग का वर्क है, एक पर्सन और है। अब एक साथ क्या हुआ, 3 क्लाइंट्स आ गए इनके पास, एक साथ 3 क्लाइंट्स आ गए, ठीक है। अब ये और इनकी वाइफ दोनों रात के 3 साढ़े 3 बजे तक अपनी स्लीप, अपना रूटीन, अपने फूड सब कुछ त्याग कर उस वर्क में लगे हुए हैं, क्योंकि ये ओवरलोड हो गए हैं वर्क से, ठीक है। इन सब का मार्केटिंग तो है ही, और ये 3 नए क्लाइंट्स आ गए जिस वजह से ये लोग क्या हो गए, स्टूडेंट्स ओवरलोड हो गए। इतना कि ये खाना खाना भी भूल गए। अगर इनके अंडर में एक हायरार्की होती, अगर इन लोग ने लोग हायर करके रखे होते, इनके अंडर में मैनेजर्स होते, एक होता क्लाइंट हैंडलिंग मैनेजर, है ना, एक होता पिच जो इन्वेस्टर्स पिच होती है वो देना, एक होता वर्क एक्सप्लेन करने वाला, ठीक है, और मैनेजर
जो पूरा काम मैनेज करके चले, एक एक चीज़, उनके अंडर में भी लोग होते। अगर इन्होंने ऐसी कोई बिजनेस हायरार्की बना के रखी होती तो भार इन दोनों के सिर पे नहीं आता अकेले, भार जो है वो डिवाइड हो जाता। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। सो ऐसे ही होता है जब हम डेलीगेट नहीं करते और हम ये सोचते हैं पैसे बचा लेते हैं। पैसे बचाने के चक्कर में जो माइंड ड्रेन हो रहा है ओवरलोड की वजह से, वो इफेक्टिव वर्क नहीं करके देगा। ठीक है। सो रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन मैनेजर्स आर अलाउड टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वर्क विद द सबऑर्डिनेट्स which help the managers to reduce their workload। ठीक है। with the process of delegation managers can pass all their routine works to the subordinates and concentrate on the important work। अगर इनके पास, इस एग्जाम्पल में इनके पास ये सब लोग पहले से होते जो मैंने येलो से ड्रॉ किए हैं, ठीक है, तो क्या ये रात रात तक जगते? नहीं, ये और क्लाइंट्स कैसे लाना है उस पे सोच पाते और बड़े स्केल पे अपना बिजनेस परफॉर्म कर पाते। ठीक है। तो वो क्या है? इंपॉर्टेंट वर्क है। और जो एक्चुअली में मार्केटिंग करनी है लोगों की, वो अपने क्लाइंट्स जो मैनेजर हैं उनको हैंडल कर देते कि आपका ये क्लाइंट है, हमने आपको असाइन किया, आप इसको हैंडल करो। ठीक है। तो एक्सपर्ट्स को अगर हायर करते तो विदाउट डेलीगेशन मैनेजर्स विल बी ओवरबर्डन्ड विद द वर्क। जैसे हमारे एग्जाम्पल में AXW प्राइवेट लिमिटेड के जो दोनों को फाउंडर्स हैं वो ओवरबर्डन थे। ठीक है। सो इससे क्या हुआ? उनका वर्कलोड रिड्यूस नहीं हो रहा था, बट डेलीगेशन होता तो शायद रिड्यूस हो जाता। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं केस स्टडी पर। निकाल लीजिए Q&A रजिस्टर, क्योंकि उसमें हम लिखते हैं एक्साइटिंग केस स्टडीज। सो केस स्टडी पढ़ेंगे। अमन चड्डा स्टार्टेड बुलसाई कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशंस टू बिजनेसेस। तो अमन चड्डा एक पर्सन है जिसने क्या स्टार्ट किया? बुलसाई कंपनी, एक कंपनी है वो स्टार्ट की। ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू साइबर अटैक्स एंड प्रोटेक्ट क्रिटिकल डेटा। मतलब ये सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ही वॉज अ हार्ड वर्किंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एक्सपर्ट इन साइबर सिक्योरिटी। यानी अमन जो है वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। हिज रेप्यूटेशन ग्रू बाय लीप्स एंड बाउंड्स as he was not only person of integrity but also did his work with utmost honesty and sincerity. The business started growing day by day। मतलब अमन की वजह से, अमन की सिंसेरिटी की वजह से बिजनेस आगे बढ़ता जा रहा था। He was delighted when he was offered a big project by Ministry of Defence। उसका काम इतना बढ़िया था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उसको अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी करने का, अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हायर किया। While working on the project, he found that the volume of the work made it impractical for him to handle all the work by himself। तो इतना बड़ा काम था कि वो खुद से हैंडल ही नहीं कर पा रहा था, तो उसने सोचा कि मैं अपनी टीम को बढ़ाता हूँ। ठीक है। सो कंपनी मेंटेन्ड अ क्लोज लाइसेंस विथ लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज। सो जो ये कंपनी है बुलसाई, इनने क्या किया? लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज के पास गए, उनसे कांटेक्ट बनाए। कैंपस प्लेसमेंट में ईशान वृंदा को अपॉइंट किया नए प्रोजेक्ट के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस था। अब 3 लोग हो गए, अमन चड्डा, ईशान एंड वृंदा, 3 लोग हो गए। 2 लोग की हायरिंग करी उसने कॉलेज से ही। ओके। Now, he found the new employees capable, enthusiastic and trustworthy. Aman Chadda was thus able to focus on objective with the help of Ishan and Vrinda. ठीक है। The project was completed on time. Not only this, Aman Chadda was also able to extend his area of operation. On the other hand, Ishan and Vrinda also got opportunity to develop an exercise initiative. अब यहाँ पे हायरार्की क्रिएट हो गई। अमन जो बुलसाई का ओनर है, उसके अंडर 2 इंजीनियर्स, ईशान एंड वृंदा। ठीक है। और काम भी कंप्लीट हो गया और इसका प्रोजेक्ट जो टास्क था वो भी कंप्लीट हो गया। आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय अमन चड्डा इन द अबाव केस विच हेल्प हिम इन फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव। तो उसने क्या किया? डेलीगेट किया वर्क को, डेलीगेशन। ठीक है। सो डेलीगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस विच हेल्प्स द मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशंस। ओके। डेलीगेशन आपको एक्सप्लेन करना है। ऑल्सो स्टेट एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई इन वन अबाव। यानी इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन के 4 पॉइंट्स आपको बताने हैं। सो इफेक्टिव मैनेजमेंट, इसको हमने डिटेल में समझा था। ठीक है। इफेक्टिव मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन वाले में इफेक्टिव मैनेजमेंट फर्स्ट टॉपिक था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है। और एम्प्लॉय डेवलपमेंट, इसका भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। इसके बाद मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इसके बाद फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ।
ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स थे। अगर आपको इन चारों पॉइंट्स को डिटेल में समझना है, थोड़ा सा वीडियो में आगे जाना एंड आपको समझ में आ जाएगा, मैंने उसमें डिटेल में कवर किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज अवर केस स्टडी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। आई होप आपको समझ में आया हो। सो आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर। इट इज़ इंडियाज ओनली प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 इन इंग्लिश मीडियम एंड क्लास 6 टू क्लास 12 इन हिंदी मीडियम। हम आपको तैयारी करवाते हैं CBSE बोर्ड के एंड ये सारे स्टेट बोर्ड्स की। कौन कौन से? दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। वी हैव वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज एज वेल। सो अगर आपका उन एरियाज में इंटरेस्ट हो तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम क्रैश कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, ताकि आपका जो रिविजन है वो टाइमली हो पाए एंड आपको लास्ट मिनट हसल बसल ना हो। ओके स्टूडेंट्स, एंड हमारी ऐप, वेबसाइट एंड यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अगर आपको ई-नोट्स या ई-बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन सुपर सून।